हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा अपनी बहू उर्मिला को बुलाती है और अपने बहू से बोलती है, बहू आज घर पर ना शायद कुछ मेहमान आए। वो बिरजू बोल रहा था कि उसके मालिक आएंगे, तो मैं कह रही थी क्यों ना आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाए। माँ, खाने में अच्छा तो तब बनेगा ना जब घर में कुछ खाना ही होगा। घर में कुछ भी राशन नहीं है। मैं तो उनसे कहने भी वाली थी कि राशन ले आते। आज का भी खाना नहीं है घर में। तो बहू तुझे ये सारी बातें आखिर में ही क्यों याद आती है? अब मैं बिरजू को कहाँ से बोलूं राशन लाने के लिए? आज उसके मालिक आ सकते हैं घर में। अब हम उनके मालिक को कुछ अच्छा खाना भी नहीं खिला पाएंगे का? माँ जी, मैं क्या करूँगी? बिरजू जी ने बताया था मुझे कि पैसे नहीं हैं। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ। उन्हें बताऊंगी तो वो तो परेशान हो जाते हैं कि पैसे कहाँ से आए, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। चल ये तो सही किया, उसे नहीं बताया, वरना तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान ही हो जाता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक काम कर, बाजार से दाल चावल ले आ, और हाँ साथ में सलाद भी दे देंगे। माँ जी, अभी तो आप बोल रही थी कि उनके मालिक आ रहे हैं और उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाना चाहिए, और अब आप ये मंगवा रही हो। मैं तो कहती हूँ हमें पनीर बनाना चाहिए। पनीर सोने के भाव जा रहा है और तू पनीर बनाने के लिए कह रही है? अरे पनीर लाने के लिए तो उतने पैसे भी होने चाहिए ना। हाथ में चवन्नी है और हम दूसरों को पनीर खिलाएं। माँ जी, लेकिन मेहमानों के लिए तो हम पनीर ही बना सकते हैं ना। क्या पता इनके मालिक खुश हो जाएं और काम में कुछ अच्छी तरक्की दे दे इनकी। पनीर टिक्का बनाते हैं माँ जी। बहू मैं सब समझ रही हूँ, तू मेहमानों की आड़ में अपनी पसंदीदा चीज बनाना चाहती है ना। अरे बहू कितनी बार समझाऊं मैं कि पनीर या पनीर टिक्का हम लोगों के लिए नहीं बना है। माँ जी, मैं अपने मायके में भी ऐसी गरीबों की तरह ही अपनी जिंदगी जी रही थी। ये सोचा था कि शादी होगी तब कम से कम मैं जैसे जीना चाहती हूँ वैसे जी सकूंगी, लेकिन यहाँ भी मुझे अपना मन मारना पड़ेगा। बहू हमें अच्छा थोड़ी लगता है कि तुझे छोटी छोटी चीजों के लिए ऐसे मना करें। अरे जब हमारे हाथ में पैसा ही नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ मत करो। यहाँ आपकी दवाई के लिए पैसे हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी भी पनीर टिक्का नहीं खाया। मैं बस वही खाना चाहती हूँ, उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। बहू मुझसे बहस करने से क्या हो जाएगा? मैं तुझे हमारे हालात के बारे में क्या ही बताऊं और कितना बताऊं? तू भी तो यहीं रहती है ना, सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है, फिर भी बकवास करती है। रमा उर्मिला को समझाने लगती है, लेकिन उर्मिला को पनीर टिक्का बहुत पसंद था और उसने कभी खाया नहीं था, इसलिए वो हमेशा ही पनीर टिक्का खाने के लिए जिद करती थी और उसकी जिद को हमेशा टाल दिया जाता था। लेकिन फिर भी उर्मिला हार नहीं मानती है और पनीर टिक्का खाने के लिए बोलती रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मिला अपने पति बिरजू के साथ बाजार जा रही होती है। तभी एक दुकान पर वो पनीर टिक्का बनाते हुए देखती है, जिसे देखकर उर्मिला का मन ललचाने लगता है और वो अपने पति बिरजू से बोलती है, सुनो ना, वो देखो पनीर टिक्का वाला। चलो ना हम एक प्लेट पनीर टिक्का खाते हैं। उर्मिला अभी हमें पहले माँ की दवाई लेनी है और तुम्हें भी तो चक्कर आ रहे हैं ना, कब से तो तुम्हारी भी दवाई लेनी है। अगर पैसे बचते हैं तो हम बाद में ले लेंगे पनीर टिक्का। पैसे तो कभी बचने वाले हैं ही नहीं, कभी पैसे होते भी हैं। पता नहीं कैसे गरीब घर में मेरी माँ ने शादी करवा दी है। एक एक पैसे के लिए भी मोहताज हो गई हूँ। शादी को हमारी 3 साल हो गया है और इन 3 सालों में मेरी मन की एक नहीं हुई। बस पनीर टिक्का ही तो खाने को बोल रही हूँ मैं। अरे मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि जिस काम से हम दोनों अभी बाजार आए हैं, अरे वो कर लेते हैं पहले। तुम बिना बात के ही गुस्सा हो रही हो उर्मिला। मुझे जो चीज इतनी पसंद है आज तक मैंने वही नहीं खाई। अब तो ऐसा लगता है कि मैं मर भी जाऊं तो भी ये लोग मुझे पनीर टिक्का नहीं खिलाने वाले हैं। उर्मिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे पनीर टिक्का खाने को नहीं मिलता। वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। उर्मिला का चेकअप होता है तो पता चलता है कि उर्मिला माँ बनने वाली है। ये सुनकर उर्मिला और बिरजू बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों घर आते हैं और बिरजू अपनी माँ रमा से बोलता है, माँ आप दादी बनने वाली हो। उर्मिला पेट से है, बार बार चक्कर आने का भी यही कारण है। भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। भगवान तुम दोनों को ही सारी बुरी बलाओं से, बुरी नजर से बचाए। और उर्मिला बहू, अब तुझे अपना और भी ज्यादा ध्यान रखना है। माँ अब तो हमें उर्मिला की सारी ख्वाहिशों का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा।
आप दोनों बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी इच्छा अभी पूरी ही कर दोगे। मेरी ख्वाहिश का इतना ही ध्यान है तो मुझे पनीर टिक्का खिला दो ना। इतनी सी चीज के लिए क्यों तरसा रहे हो? बहू, अभी तो तेरा शुरुआती महीना ही चल रहा है और इन महीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। खान पान में, चलने फिरने में। यही महीना होता है जो बच्चे की ज्यादा रक्षा करनी पड़ती है। उर्मिला की माँ बनने की बात से घर में सब बहुत खुश होते हैं और यही कोशिश करने लगते हैं कि उर्मिला की सारी जरूरतें पूरी कर सके। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब भी उर्मिला की पनीर टिक्का खाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे ही एक दिन उर्मिला का मन कुछ भी खाने को नहीं था, इसीलिए वो अपनी पड़ोसन कांता के घर जाती है और पड़ोसन से बोलती है, आंटी जी नमस्ते। अरे उर्मिला बहू, बड़े दिनों बाद आई है। मैंने सुना तू पेट से है। बहू, इस हालत में ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आंटी जी सब ठीक है, आप परेशान मत हो। वैसे आंटी, गर्भावस्था में पनीर तो खा ही सकते हैं ना? हाँ हाँ, खूब खाओ। बच्चा भी दूध की तरह गोरा होगा। वैसे बहू, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ आंटी जी कहो ना, क्या बात करनी है? तुझे तो तेरे घर की हालत पता ही है। तंगी इतनी हो जाती है, गरीबी में तुम लोगों का अपने लिए ही पेट पालना मुश्किल हो जाता है, तो इतनी गरीबी में बच्चा कैसे पालोगे? अभी ये सही समय नहीं है। कम से कम कुछ पैसे जमा करके रखो बच्चे के भविष्य के लिए, फिर बाद में बच्चे के सोचना। माफ करना आंटी जी, आपकी बहू माँ नहीं बन सकती तो आप हर किसी को ये सलाह मत दो। और वैसे भी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम लोग बच्चे को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। उर्मिला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। उर्मिला वहाँ पनीर टिक्का खाने गई है, लेकिन पड़ोसन की बात सुनकर उर्मिला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर आती है और एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी सास आती है और बोलती है, बहू, चलकर खाना खा ले। नहीं माँ जी, मुझे नहीं खाना है, और अगर आप बार बार मुझे कुछ भी खाने को बोलेंगी, मैं अभी के अभी घर से चली जाऊंगी। मुझे बात नहीं करनी है किसी से। लेकिन हुआ क्या बहू? तू इतना गुस्सा काहे कर रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? कोई क्या कहेगा? अरे मुझे बस पनीर टिक्का खाना है। अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया पनीर टिक्का, लेकिन आप लोग तो यही चाहते हो कि मैं इस हालत में भी अपना मन मारूं। उर्मिला की बात सुनकर रमा भी अब अपनी बहू के लिए सोचने लगती है। उसी शाम जब बिरजू काम से आता है तो रमा उसे सारी बातें बताती है। ये सब सुनने के बाद बिरजू दुकान पर जाता है और वहाँ से पनीर टिक्का लेकर घर आता है। रमा और बिरजू दोनों उर्मिला के पास जाते हैं और बिरजू उर्मिला को पनीर टिक्का देते हुए बोलता है, हमें माफ करना, तुम हमें बार बार बोलती रहती हो कि तुम्हें पनीर टिक्का खाना है, लेकिन हम तुम्हारी बात को अनसुना करते हैं। आज तुम्हारे लिए पनीर टिक्का लाए हैं हम, ये लो। वाह, कितना अच्छा है ये मैंने पहली बार खाया है। आप लोगों ने मेरी बात मानी और मेरे लिए पनीर टिक्का लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहू, हमें तेरी बहुत फिक्र है, तभी तो हम तेरे लिए ये लेकर आए हैं। अब तू अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख। उर्मिला को पनीर टिक्का बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश भी हो जाती है। सुरीना दोपहर की नींद पूरी कर रसोई में जाकर अपने लिए कॉफी बनाती है और हॉल में आकर टीवी चालू कर बैठ जाती है। तो उसमें करवा चौथ का एक गाना सुनकर वो गुनगुनाते हुए कॉपी पेन लेकर लिस्ट बनाने बैठ जाती है। कुछ ही देर में उसकी सास संजीला पड़ोस के घर से वापस आती है और उसको लिस्ट बनाते देखकर कहती है, अरे बहू, राशन तो अभी 2 हफ्ते पहले ही भरवाया था, तो ये अब किस बात की लिस्ट बनाने बैठी है तू? सासू माँ, त्योहारों का समय चल रहा है, अब तो लिस्ट तो बनती ही रहेगी। ये मैं करवा चौथ का व्रत करने के लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए उसकी ही लिस्ट बना रही हूँ। अरे बहू, इतनी महंगाई में तेरी लिस्ट लिखने से सामान की खरीदारी ना हो पाएगी। सासू माँ, महंगाई तो हमेशा ही रहती है, उसका तो लगता है कोई बढ़ने का बटन चालू करके बंद करना ही भूल गया है। पर अब इसके चक्कर में क्या इंसान तीज त्योहार ही त्याग देगा? नहीं ना, तो बस सामान तो लाना ही पड़ेगा सासू माँ। हाँ हाँ ठीक है, अभी तू मुझे पहले ठंडा पानी पिला दे, बड़ी प्यास सी लग रही है। हाँ तो कॉफी पी लो सासू माँ। ऐसा है, नौटंकी कम कर, वरना। अरे सासू माँ, ला रही हूँ पानी, ठहर जाओ थोड़ा। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए किचन की ओर चली जाती है। तभी उसकी सास उसकी बनाई लिस्ट में लिखे सामान को देखकर अपना सर खुजाना चालू कर देती है। समय बीतता है, दशहरा निकल जाता है
और बाजारों में करवा चौथ की पूजा के सामानों की रौनक दिखाई पड़ने लगती है। एक रोज सुबह नाश्ते के समय सुरीना अपने पति विक्रम से कहती है, सुनिए ना, मैं कह रही थी थोड़े पैसे चाहिए थे, करवा चौथ की शॉपिंग जो करनी है। थोड़े मतलब कितने? यही कोई 10,000 बस। हैं? 10,000? हाँ, लेकिन आप चाहो तो ज्यादा भी दे सकते हो। अरे करवा चौथ की शॉपिंग के लिए 10,000? अरे इतने पैसे तुम्हारी माँ छोड़कर गई थी या तुम्हारा बाप? देखो जी, मायके वालों पर मत जाओ, वरना मैं सासू माँ पर चली जाऊंगी, बता रही हूँ। हाँ हाँ, तो थोड़ा चली जाओ मेरी माँ पर। अरे कम से कम इतना खर्चा तो नहीं करोगी? अरे आखिर क्या करोगी इतने पैसों का? देखो जी, इतने सवाल ना करो। और वैसे भी ये व्रत मैं आपकी लंबी उम्र के लिए ही तो रख रही हूँ ना। बताओ, भूखी भी मैं रहूँ और सुनूं भी मैं। अरे तो तू कोई अनोखी पत्नी है क्या? सारी सुहागनें अपने सुहाग के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है, दूसरे के सुहाग के लिए नहीं। छोड़ो ये सब, देखो थोड़ा कम पैसों में एडजस्ट करना सीखो। व्रत है कोई महाव्रत नहीं जिसको करने के लिए इतना खर्चा कर दो तुम। और हाँ, कल ले लेना 500,000 रुपए बस। जिसके बाद वो खाना खाने लगता है। अगले दिन पैसे मिलते ही सुरीना नई साड़ियाँ, गहने और पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट निकल जाती है। अपने तो अपने साथ ही वो अपनी सास के लिए भी खरीदारी करके आ जाती है। तो देखती है कि घर में दूध वाला आया होता है। अरे बहू, आ गई तू? वो बंसी आया है अपना हिसाब करने, जरा पैसे दे दे मुझे। सासू माँ, पैसे तो सारे खर्च हो गए। वो त्योहारों के कारण कपड़े वगैरह महंगे हो गए हैं ना। मतलब कुछ भी पैसे नहीं बचाए तूने? अरे माता जी, जल्दी हमारा हिसाब कर दीजिए। काहे से कि ना हमको ना बाजार जाना है अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदने के खातिर। हाँ हाँ ठीक है, ठहर जाओ। लगता है अब मुझे ही अपनी जमा पूंजी में से इसका हिसाब देना होगा। क्या मुसीबत है। इतना कहकर वो मुंह बनाए कमरे में पैसे लेने चली जाती है। करवा चौथ से ठीक एक दिन पहले उनकी पड़ोसन फुलवा मेहंदी की कीप लिए उनके घर आती है और सुरीना को देखते ही कहती है, अरे सुरीना बहू, जरा मेहंदी से मेरे हाथ तो रचा दे। क्यों री फुलवा, किसकी बारात में जाएगी ये मेहंदी रचाकर? हट पगली, मेरी कोई बारात में जाने की उम्र है क्या? हाँ, फिर मेहंदी रचाने की उम्र भी तो नहीं है ना आंटी। चुप करो तुम दोनों सास बहू। अरे कितने सालों बाद कल करवा चौथ के मौके पर राजू के बापू गांव से लौट रहे हैं, तो इस बार पूरे रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अरे आंटी, तो फिर पार्लर चलो ना, मेहंदी लगवाने मैं भी वहीं जा रही हूँ। बहू तो पार्लर जाएगी मेहंदी लगवाने? अरे त्योहारों के समय में इन पार्लर वालियों के भाव कितने बढ़ जाते हैं, जानती है ना। अरे वहाँ जाकर लूटना है क्या तुझे? सासू माँ, फिर महंगाई करो ना। अरे त्योहार कौन सा बार बार आता है। आप भी ना, त्योहारों में खर्चा नहीं होगा तो कब होगा? क्यों आंटी जी, सही कहा ना? बिल्कुल नहीं। अरे इतनी महंगाई में पार्लर वाली के पास जा सकती तो क्या यहाँ मेहंदी लगवाने आती? आप बचाओ पैसे, मैं तो इस करवा चौथ को अपने सारे शौक पूरे करूँगी। लाओ, लगाती हूँ मेहंदी, फिर मुझे पार्लर भी निकलना है। महंगाई में बहू का कड़वा चौथ तो महंगा पड़ने वाला है। तभी सुरीना फुलवा को मेहंदी लगाने लगती है और कुछ देर में अपने हाथ रचाने के लिए पार्लर निकल जाती है। महंगाई के चलते संजीला वैसे ही परेशान थी, लेकिन अपनी बहू के करवा चौथ के उत्साह को लेकर वो उसे ज्यादा टोकती नहीं है। अगले दिन सुरीना नहा धोकर बढ़िया सी साड़ी पहनकर मंदिर में पूजा कर व्रत की शुरुआत करती है। सुबह सुबह ही उसे साज श्रृंगार किए चमकता देख विक्रम कहता है, चांद आज दिन में ही निकलने वाला है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? आज तो सुबह सुबह ही तैयार होकर किसके दर्शन को उतावली हो तुम? अरे सुबह की पूजा के लिए तैयार हुई हूँ, अभी तो शाम की पूजा के लिए दूसरी साड़ी पहनूंगी। उसकी मैचिंग का सेट भी ले लिया है मैंने। बस बस बहू, चुप हो जा, ज्यादा बोलेगी तो प्यास लगेगी। और तू क्या पूछताछ कर रहा है? जा अपने काम पर निकल, कि कड़वा चौथ की भी छुट्टी है तेरी कंपनी में। अरे माँ, आप बिना कैसी बात करती हैं। चलो मैं चलता हूँ। हाँ, और शाम को चांद निकलने से पहले चले आना, समझे? विक्रम मुस्कुराते हुए निकल जाता है। सुरीना अपने पूरे व्रत किए सजी धजी घर में घूमती रहती है और शाम के समय फिर तैयार होकर करवा चौथ का व्रत कथा सुनने मोहल्ले की औरतों के साथ मंदिर चली जाती है। उसके ना रहते सास संजीला भी रात का सारा खाना तैयार कर लेती है। कुछ देर में जब सुरीना लौटती है तो शाम की पूजा की तैयारी करती है
और रात हो जाने पर खिड़की से आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते हुए गाना गाती है। आजा से आजा चंदा के जब तक तू न आएगा, सजना के चेहरे को देखने को ये मंतर सा जाएगा। अरे बहू, जितने गाने चाहे गा ले, चांद तो अपने समय पर ही निकलेगा। अरे फुलवा आंटी, आप यहाँ कब आई? तभी जब तू गाना गा रही थी। अच्छा, मैं कह रही थी संजीला कहाँ है, उसे कुछ कहना था। अरे आंटी, इस समय किसकी चुगली करनी है आपको? सासू माँ से व्रत के दिन तो कम से कम ये काम छोड़ दीजिए। तू नहीं समझेगी, बताना। कमरे में टीवी देख रही हैं, जाओ मिलाओ। दिन में 3-4 बार घर के चक्कर लगाए बिना चैन नहीं आता है आपको भी। फुलवा अंदर चली जाती है तो सुरीना फिर से चांद की ओर देखते हुए गुनगुनाने लगती है। काफी देर इंतजार करने के बाद 9 बजे के करीब चांद निकलता है, लेकिन विक्रम अभी तक घर नहीं आता। तो सुरीना भी सास से कहती है, सासू माँ देखिए ना, अभी चांद निकल आया है तो इनका कोई अता पता ही नहीं है। अब तो प्यास भी लगने लगी है। अरे इतनी श्रद्धा से व्रत किया है, इतनी महंगाई में खर्चा करवाया है, तो अब थोड़ा सब्र भी रख। दोनों बात ही कर रही होती हैं कि तभी विक्रम भी घर आ जाता है। तो सुरीना जल्दी से चुनरी ओढ़कर पूजा की थाली लेकर सबके साथ छत पर जाती है और चांद की पूजा कर छलनी से चांद के दर्शन कर विक्रम को देखते हुए गाती है। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत मैं तोड़ूं। हे भगवान, मेरा सुहाग हमेशा बनाए रखना। हाँ, ताकि तुम हर करवा चौथ पर खुलकर खर्चा कर सको। बस बस, अभी पानी पिलाइए। तभी विक्रम उसे पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है, जिसके बाद दोनों चांद को प्रणाम करते हैं और संजीला का आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह महंगाई में नाना करते हुए भी सुरीना अपना महंगा करवा चौथ संपन्न करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।